हेलो फ्रेंड्स, वर्ग समीकरण के अगले भाग के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण को आगे बढ़ाते हुए उसके मूलों के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपने वर्ग समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां देखी। आज हम देखेंगे कि उन वर्ग समीकरण के जो हल होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है। ठीक है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पिछले भाग से हम शुरू करेंगे कि आपने जो पढ़ा था वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि, वो सूत्र विधि आपको याद है। इस सूत्र की सहायता से हमने वर्ग समीकरण को हल किया। ठीक है, इसी की सहायता से हम ये देखेंगे कि जो वर्ग समीकरण के हल होते हैं, हल भी कह सकते हैं या उसको हम मूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो x बराबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका हल है समीकरण का। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, या x बराबर -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस एंड माइनस दोनों होता है, तो मैंने दोनों अलग अलग करके लिख दिया। तो इसका मतलब जो वर्ग समीकरण है उसके ये दो प्रकार के हल होते हैं। इसी को हम कहते हैं मूल। एक मूल ये है और एक मूल ये है। ओके, अब ये मूलों का स्वरूप किस प्रकार होता है उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें ये जो पद है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है b स्क्वायर -4ac, इस भाग को इसे हम इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ये ग्रीक अक्षर है, इसे कहते हैं डेल्टा। इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और दूसरा नाम है इसका विवेचक। विवेचक भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ओके, अगर ये जो डेल्टा है b स्क्वायर -4ac, इसका मान अगर 0 होगा, डेल्टा बराबर 0, अर्थात b स्क्वायर -4ac का मान अगर 0 होगा तो ये जो हल है यहाँ पे b स्क्वायर -4ac, ये 0 हो जाएगा। बराबर, सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर -b प्लस 0, क्योंकि इसका मान हमने 0 लिया है। b स्क्वायर -4ac का मान 0, तो अगर ये 0 हो गया तो क्या बचेगा, -b अपॉन 2a। करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, या x बराबर -b अपॉन 2a, ये तो 0 हो गया। करेक्ट। इसका मतलब डेल्टा बराबर 0 होने पे दोनों हल समान होते हैं। दोनों हल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, क्योंकि a b ये क्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये पूरा भी क्या होगा, वास्तविक संख्या। समझ में आया। तो पहली विशेषता हमें क्या पता चली कि डेल्टा बराबर 0 होने पर
डेल्टा बराबर 0 होने पर दोनों हल समान होते हैं। ठीक है, और वास्तविक होते हैं। दोनों हल समान और डेल्टा बराबर 0 होने पर दोनों हल समान और वास्तविक होते हैं। ये पहली विशेषता पता चल गई। ठीक है, एकदम आसान है समझना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो दोनों हल हमें क्या मिलेंगे? समान, सेम होंगे दोनों और वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है हलों की, वो देखेंगे। दूसरी विशेषता, यदि डेल्टा का मान ग्रेटर देन 0 हो तो 0 से बड़ी कोई संख्या है, डेल्टा का मान अगर 0 से बड़ी कोई संख्या है तो हल हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे देखो, x बराबर माइनस बी प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वो कोई संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे फिर ये जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। यदि डेल्टा जो है 0 से बड़ा है तो दोनों मान क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ए बी सी के मान के आधार पे जो मान आएंगे दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता पता चली कि यदि डेल्टा 0 से बड़ा है तो जो हल होते हैं वो असमान होते हैं। ओके, तीसरी विशेषता हम देखेंगे। तीसरी विशेषता, डेल्टा इज लेस देन 0 तो डेल्टा अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा? ये जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, डेल्टा लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम। 0 से कम मतलब ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो 0 से कम जब ऋणात्मक हो जाएगा तो वो इस करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या आएगी। बराबर, x बराबर माइनस बी प्लस करनी के अंदर क्या होगा? कोई नेगेटिव नंबर आएगा। कोई भी जब हम सवाल हल करेंगे और जब उसमें उस सवाल में हमें 0 से छोटा मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो करनी में क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जब करनी में नेगेटिव नंबर होता है तो वह संख्या वास्तविक नहीं होती। वह संख्या वास्तविक नहीं होती। यहाँ पे इसके जो हल होंगे वो अवास्तविक हो जाएंगे। बराबर, क्योंकि करनी में जब ऋणात्मक संख्या होती है तो ऐसी संख्या को हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या नहीं होती वो। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्ग समीकरण के हल अवास्तविक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों विशेषता देखा।
तो हमने ये तीन विशेषता पढ़ा हमने। डेल्टा बराबर आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो शब्द हल है इसका मतलब होता है मूल। ठीक है, यदि डेल्टा बराबर 0 तो हल समान और वास्तविक होंगे। यदि डेल्टा 0 से बड़ा होगा तो हल असमान और वास्तविक होंगे। और यदि डेल्टा 0 से छोटा होगा तो हल अवास्तविक होते हैं। ये तीन नियम हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये जो हल हैं और इनके जो गुणांक हैं, वर्ग समीकरण के जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। अब हम पढ़ेंगे मूल और गुणांकों में संबंध। ठीक है, मूल तो अभी मैंने बताया क्या होता है, मूल को हम हल भी कहते हैं। और ये जो गुणांक होता है वो भी आपको मालूम है, ये हमारा मानक स्वरूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। ये वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है। इसके दो हल होते हैं। एक हल क्या होता है, x बराबर -b प्लस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a, या x बराबर -b माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ये दो प्रकार का हल होता है। और ए बी सी, x² का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b और c अचर पद है, बराबर। इसी को हम कहते हैं गुणांक ए बी सी। गुणांक मतलब क्या कह रहे हैं, ए बी सी गुणांक ए बी और सी। ठीक है, तो ये जो हल होते हैं और ये जो गुणांक होते हैं इनमें क्या संबंध होता है वो अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला हल है इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, एक नाम दे देते हैं उसको अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा बराबर पहला हल -b प्लस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। और ये जो दूसरा हल है इसको हम नाम दे देते हैं बीटा। तो बीटा बराबर -b माइनस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये दोनों को जोड़ दो, अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल याद करो, देखो क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है। अल्फ़ा मतलब ये -b प्लस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a प्लस दूसरा हल क्या है बीटा, ये है -b माइनस करनी में b² - 4ac अपॉन 2a। करेक्ट, दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं, अंश को जोड़ सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b प्लस करनी में b² - 4ac प्लस ये अंश
यहाँ माइनस है तो ये ऊपर यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ओके, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस है और ये माइनस है, विपरीत पद है तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्या मिला हमें? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और माइनस बी क्या होता है? माइनस 2b अपॉन 2a। करेक्ट, 2 से 2 कट गया, फिर क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये दोनों में हमें संबंध प्राप्त हो गया, वर्ग समीकरण के हल अल्फा और बीटा और गुणांक दोनों में संबंध। तो क्या संबंध मिला? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ये हमें याद रखना है, सवाल करते समय बार बार इसका हम उपयोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ओके, इसके बाद है अल्फा इंटू बीटा हम ज्ञात करेंगे, दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल हम ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या होता है? माइनस बी प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू बीटा माइनस बी माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, दोनों का गुणा करना है बराबर, तो ऊपर वाला जो पद है उसका गुणा ऊपर वाले में होगा, तो माइनस बी का गुणा पहले माइनस बी में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का गुणा माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac में होगा, इन दोनों पदों का गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस करनी में बी इंटू माइनस बी का गुणा माइनस करनी में बी स्क्वायर 4ac में होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस बी का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा? फिर बी करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले मैंने क्या किया? माइनस बी का गुणा माइनस बी में किया तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का गुणा माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बी और करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो दूसरा पद है उसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का गुणा माइनस बी में करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस इंटू माइनस माइनस बी करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये दोनों का जब गुणा होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो करनी निकल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, होल अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, 2 गुणे 2 4 और एक का गुणा में करेंगे तो 4a स्क्वायर। ठीक है, बराबर बी स्क्वायर। अब ये दोनों पद समान हैं। ठीक है, तो ये कट गया, ये प्लस बी है और ये माइनस बी के हिसाब से तो ये दोनों कट गया। माइनस का गुणा कोष्टक में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, फिर क्या बचा? 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, एक a से एक a कट जाएगा, बचेगा क्या? c अपॉन a। लास्ट में हमें ये प्राप्त हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर
सी अपॉन ए। ये हमें दूसरा संबंध प्राप्त हो गया। करेक्ट। तो पता चला आपको दोनों संबंध क्या है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये दोनों नियम का हम उपयोग सवाल में करेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमने पहला उदाहरण लिया है। निम्नलिखित के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। विवेचक मतलब आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा। ओके, तो पहला जो वर्ग समीकरण हमने लिया है उसके लिए विवेचक का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग कि इसकी तुलना हम उसके मानक स्वरूप से करेंगे। तो वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप क्या होता है? यह है मानक स्वरूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। करेक्ट। तो ये इसका मानक स्वरूप हो गया। तो जो वर्ग समीकरण हमारे सामने दिया है उसकी तुलना हम लोग मानक स्वरूप से करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर क्या है 1, तो ए की जगह पर 1, यहाँ पर आ गया ए का मान 1। बी का मान क्या है यहाँ पर 7, एक्स का गुणांक बी, एक्स का गुणांक 7, बी बराबर 7। सी बराबर -1, सी की जगह पे क्या है -1, तो हमें प्राप्त हो गया ए बी सी। अब विवेचक का मान याद करेंगे, यानी डेल्टा क्या होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख दो सबका। बी का मान 7 माइनस 4 a 1 इंटू सी माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 7 का वर्ग 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 49 प्लस 4 53। ये हो गया डेल्टा विवेचक का मान। ऐसे ही दूसरे में भी याद करना है। यहाँ पे अगर हम इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा? ए का मान 2 है, ए का मान 2 है, बी का मान कितना है -5 और सी का मान 10। करेक्ट। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब 10। -5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दामे 80। 25 में से 80 गया कितना होता है? 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, -55। ये हो गया डेल्टा का मान। करेक्ट। डेल्टा इज इक्वल टू -55। इस तरीके से हम लोग विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। अब अगले उदाहरण पर ध्यान दो। विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए। तो ये जो वर्ग समीकरण है इसके जो मूल होंगे वो हमें निश्चित करना है कि वो किस स्वरूप के होंगे। ठीक है। तो ये जो पहला वर्ग समीकरण है, पहले हम इसमें विवेचक का मान याद करेंगे। विवेचक का मान याद करने के लिए क्या चाहिए हमें? ए बी और सी। तो यहाँ पे तुलना करेंगे इसकी मानक स्वरूप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इन दोनों की तुलना करेंगे। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे 4। Now find out the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac. तो -4 the whole square minus 4 into a into c. Okay? Equal to -4 का वर्ग 16 माइनस 4 चौक 16, 16 में से 16 गया 0। सो हमारा जो विवेचक है डेल्टा है उसका मान कितना आया? 0। तो याद करो कि
डेल्टा जब 0 होता है तो मूलों का स्वरूप क्या होता है? डेल्टा जब 0 होता है तो मूलों का स्वरूप होता है समान। दोनों मूल क्या होंगे? समान और वास्तविक। यहाँ पे हम लिख देंगे इस वर्ग समीकरण के मूल समान होंगे, समान और वास्तविक होंगे या है। समझ में आ गया? विवेचक का मान याद किया और हमें पता चल गया कि वो डेल्टा बराबर 0 है, इसीलिए मूल क्या होंगे? समान होंगे। दूसरा जो वर्ग समीकरण दिया है वहाँ पे देखते हैं मूलों का स्वरूप क्या है। यहाँ पे a का मान कितना है? 2, b का मान -7 और c का मान 2। यहाँ पे डेल्टा बराबर b² -4ac, मतलब b मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ओके। -7 का वर्ग 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3। डेल्टा बराबर क्या हुआ? 33। 33 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए मूल असमान होंगे, असमान और वास्तविक। करेक्ट? पता चल गया? तो इस तरीके से हम मूलों का स्वरूप निश्चित करते हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा उदाहरण है ये, वर्ग समीकरण प्राप्त करो जिनके मूल 0 तथा 4 हैं। तो हमें यहाँ पर वर्ग समीकरण प्राप्त करना है कि वर्ग समीकरण कौन सा होगा वो हमें ज्ञात करना है। हमें पता क्या है यहाँ पर? उस वर्ग समीकरण का मूल क्या है? मूल 0 और 4। तो हमने जब मूल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो मूल होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। तो इसमें से एक मूल को हम लोग अल्फ़ा लेंगे और दूसरे मूल को बीटा लेंगे। इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो हम देखेंगे। हमें क्या करना है? वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। ओके, तो माना अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर 4। ओके, अब इसमें पहले हम ज्ञात कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। राइट? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा 0 है, बीटा क्या है? 4। तो 0 और 4 कितना हो गया? 4। अल्फा प्लस बीटा का मान 4। दूसरा हम क्या याद करते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? 0 इंटू 4 बराबर 0। करेक्ट? तो हमने ये दो चीज़ का मान याद कर लिया। हमें क्या करना है? वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। तो वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए सूत्र है डायरेक्ट। ओके, वो सूत्र ये है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये है वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र। जब हमें दो हल पता हो, अल्फ़ा और बीटा का मान पता हो, तो हम इस सूत्र की सहायता से वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0, तो इसकी जगह पे 0 बराबर 0 मिल गया वर्ग समीकरण। इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x² माइनस 4x बराबर 0। तो ये हो गया वर्ग समीकरण। ओके, तो इस प्रकार अगर आपको दो हल पता हो
तो आप वर्ग समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं।